लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां ससुराल में दामाद की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए सास, ससुर और 4 सालियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 साल पहले बेटी के साथ लव मैरिज करने से परिवार दामाद से नाराज था। मंगलवार को परिवार ने दामाद को बात करने के लिए घर बुलाया, जिसके बाद सास, ससुर और 4 सालियों ने दामाद को चारपाई के पाए से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इधर प्रतापगढ़ में पुलिस ने मां और बेटी का डबल मर्डर का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने डबल मर्डर का हत्या आरोपी चचेरा भतीजा रण बहादुर मौर्य को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और बताया जा रहा है कि रिश्ते की चाची से अवैध संबंध के चलते भतीजे ने डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। आरोप के मुताबिक कोदाल से काटकर रण बहादुर मौर्य मां और बेटी की उसने हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक रण बहादुर मौर्य को चाची के बीच 2 सालों से अवैध उसका संबंध था। महिला का पति मुंबई में रहकर मजदूरी करता था। इसी दौरान महिला की इलाके के एक अन्य युवक से भी अफेयर हो गया था। ये बात रण बहादुर मौर्य को पता चल गई, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। इसका मेन मोटिव ये था कि इसके उस महिला के साथ संबंध थे और वो महिला जो मृतका है वो किसी और से बात करने लग गई थी इसी बात से। और जिस दिन ये शाम के टाइम में, जिसमें रात में ये इसने घटना की है, 10:30 बजे ये पहले मिलने गया था महिला से और उसके बच्चे से। उसी टाइम पे इसने देखा कि वो किसी और से बात कर रही है वीडियो कॉल पे, तो तभी इसकी उस टाइम पे उससे बहस हुई। और जब बाद में थोड़ी देर इसने बाहर वेट किया और जब वो लेट गए थे दोनों, उसकी माँ और बेटा, तब अंदर जाके इसने कुदाल से उनके सिर में चोट मार के उनकी दोनों की हत्या की। कानपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मुख्य आरोपी सनी को गिरफ्तार किया। पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों पर रेप कर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मुख्य आरोपी सनी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। उसके पास से एक जिंदा तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। और 2 व्यक्तियों की इसमें पहले गिरफ्तारी कल रात्रि में हुई और उसके बाद में जो एक मुख्य अपराधी है उसको रात्रि में करीब 2 बजे के आसपास मुठभेड़ के दौरान हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। और ये मुख्य अपराधी जो सनी है, इसको पैर में गोली लगी है, ये अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी जो कार्रवाई है इसमें हम लोग के द्वारा की जा रही है। ये देखिए, जो ग्राम माधोपुर है उसके आसपास की लोकेशन से जो 2 अपराधी उनको पकड़ा गया है और जो तीसरा अपराधी है वो रात में 2 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी की गई। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने दलित परिवार पर हमला बोल दिया है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें दलित परिवार की 2 महिलाओं समेत 5 लोग घायल हो गए। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मारपीट की घटना पास ही के एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि परचून की दुकान पर सामान लेने को लेकर विवाद हुआ था और आरोप है कि पहले सामान कौन लेगा इसको लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि ठाकुर अजब सिंह ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर दलित किरण पाल के घर पर हमला बोल दिया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। आज सुबह थाना क्षेत्र कोतवाली नगर के मोहल्ला रामपुरी में 2 पक्षों के बीच दुकान पर एक हल्के फुल्का विवाद हुआ। फिर उसके बाद में दोनों तरफ से हल्की फुल्की मारपीट हुई है, जिसमें जो मजरूफ व्यक्ति है उनका मेडिकल करवाया गया है और उनकी प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महाराजगंज के नौतनवा में बीजेपी दफ्तर पर पैसे के लेन देन को लेकर विवाद के बाद एक महिला ने जमकर हंगामा कर दिया। उसने मनोनीत सभासद ब्रजेंद्र श्रीवास्तव को कॉलर पकड़ लिया और आरोप है कि महिला के बेटे ने बीजेपी नेता को गालियां भी दी। हंगामे के चलते पार्टी कार्यालय परिसर में अफरा तफरी मच गई। पैसे मांगने और हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में रोती बिलखती बुजुर्ग महिला अपने बच्चों को वापस कराने की मांग करती रही। घटना उस वक्त हुई जब बीजेपी कार्यालय नौतनवा में नव मनोनीत सभासदों का सम्मान किया जा रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खोए हुए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस लौटाए हैं। गाजियाबाद कमिश्नरेट ने ग्रामीण जोन पुलिस ने 600 मोबाइल फोन बरामद किए।
ये कार्रवाई CEIR पोर्टल के जरिए मिली शिकायतों पर की गई, जहां लोगों ने अपने खोए हुए चोरी हुए मोबाइल्स की सूचना दी थी। ग्रामीण जोन की साइबर और सर्विलांस टीम ने तकनीकी सबूतों और मैनुअल इनपुट के आधार पर लगातार काम करते हुए अलग अलग कंपनियों के इन मोबाइल फोन को ट्रेस किया और उसके बाद बरामद किए गए सभी फोन उनके असली मालिकों को लौटाए गए, जिसके बाद उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। या मिसिंग के थे। इसके आधार पर लगभग इनकी कीमत जो आकी गई है लगभग 1 करोड़ के आसपास है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि इसमें त्यौहार का सीजन है। हिंदी नववर्ष की शुरुआत हो रही है, आज नवरात्रि की शुरुआत है और प्लस ईद आने वाली है। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि जो मोबाइल जो बरामद हुए हैं इनको एक प्रकार से इस त्यौहार का तोहफे के रूप में जो सामान है जिनके मोबाइल उनको प्राप्त करना है। जौनपुर में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ पार्टी में शामिल होने गया था। अगले दिन उसका शव सड़क किनारे मिला। परिवार वालों का साफ आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। घटना की सूचना मिलते ही मछली शहर पुलिस ने मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस बीच पुलिस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा भी फूट पड़ा। लोग गए थे मुर्गा खाने, वो वहीं पड़ा हुआ है और उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं था। फिर मोबाइल मेरा डेड हो गया था, इसलिए मैं उसकी मोबाइल लेके आया। हम लोग आए यहाँ देखे तो उसके गले पे जो है उंगली का निशान पड़ा हुआ है और हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसमें कुछ साजिश है उसको मार के यहाँ। आपको किसके ऊपर शक है? अब सर जी देखिए, जो साथ में था हमको तो उसी के ऊपर शक है, बाकी तो किसी से इसकी रंजिश नहीं थी, किसी से झगड़ा भी नहीं हुआ है। कानपुर देहात के डेरापुर इलाके में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ। इसके बाद आरोपी रजत कश्यप ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के मायके पक्ष ने पति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रजत शराब पी कर आया और अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगा। इसी बीच रजत ने जो है लड़ाई झगड़ा करते हुए घर में रखे लकड़ी छीनने वाले बसूले को उठा लिया तथा अपनी पत्नी पर बुरी तरह से वार किए और अपनी पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त रजत को गिरफ्तार किया गया तथा हत्या में प्रयुक्त बसूले को कब्जे पुलिस में लिया गया। फॉरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया तथा साक्ष्य संकलन किया गया। गाजियाबाद पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि बाइक सवार बदमाशों ने उनसे करीब 30 लाख रुपए लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन हरकत में आई, जांच शुरू की। जब पुलिस ने गहराई से पड़ताल की तो पूरा मामला फर्जी निकला। जांच में खुलासा हुआ कि तीनों ने मिलकर लूट की झूठी कहानी रची थी। आरोपियों में से एक प्रवीण गुप्ता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और उसे एक डील के लिए 20 लाख रुपए मिले थे, लेकिन पैसे असली मालिक को देने की बजाय उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हड़पने की साजिश रची। योजना के तहत आरोपियों ने पहले पैसे आपस में बांट लिए और फिर सुनसान जगह पर कार रोककर पत्थर मारकर हमले के निशान बना लिए। इसके बाद डायल 112 पर कॉल कर लूट की झूठी सूचना दी गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता और जांच के चलते साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 19 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जब गहराई और पूछताछ की गई, तीनों के द्वारा स्वीकार किया गया कि इसमें प्रवीण कुमार गुप्ता जो है यह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उन्होंने एक प्रॉपर्टी बिकवाई थी जो दिल्ली की थी, उसके पैसे को इनको देना था और वहाँ से जो दूसरी पार्टी थी उससे 20 लाख रुपए इन्होंने लिया था। इनकी नीयत पैसा लेने के बाद ख़राब हो गई थी। इन्होंने प्लान किया था इस पैसे को हम लोग वापस बांट लेंगे और झूठ दिखा करके इस पैसे को हड़पने का इन लोगों की योजना थी, जिसके तहत ये लोगों पर और प्रयास किया था कि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण ये लोग उसमें सफल नहीं हुए थे। खबर पीलीभीत से है, जहां युवक की करंट लगने से मौत हो गई। पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र का है, जहां युवक छत पर काम कर रहा था, तभी हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। परिजन ने आनन फानन में तुरंत युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। करंट लग गया था। कैसे लग गया था पूरा बता वो अपने छत पर चढ़े थे, तार जो व्यक्ति का है बिल्कुल दीवार के करीब सटा हुआ, जरा 4 उंगल का फासला है। पता नहीं तार हिल के कहते करीब के टच हो गया, छुटे गए तभी।
किए फड़ा गिरी लुटरई लाए अस्पताल मृत्यु होते समय। क्या नाम था बेटे का, उम्र कितनी थी उसकी? नाम था उसका कृष्णचंद, उम्र थी 36 साल करीब। हाथरस से एक दर्दनाक हादसा सामने आया जहां लाड़पुर के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार टीचर की मौत हो गई। मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। हादसे में 2 बच्चों को भी मामूली चोटें आईं। बता दें कि परिवार जलेसर से हाथरस लौट रहा था। गाजियाबाद से खबर, जहां एक परिवार के 2 लोगों में मौत का मामला सामने आया है। पूरा मामला कविनगर के महागुणपुरम सोसाइटी का है, जहां राजवीर नाम के शख्स ने 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस जब मृतक के घर पहुंची तो वहां एक और महिला का शव मिला। मृतक महिला राजवीर की मां बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जरिए 112 सूचना प्राप्त होती है कि महागुणपुरम में 13वीं मंजिल से एक व्यक्ति कूद कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस सूचना पर तत्काल मौके पुलिस पहुंचती है। व्यक्ति को तत्काल से कोलंबिया जो मणिपाल हॉस्पिटल वहाँ भेजा जाता है, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जब व्यक्ति के जो ग्राउंड फ्लोर पर कमरा उसमें इंटर करते हैं तो वहाँ पे कुल 2 कमरे हैं। जो एक कमरा था उसमें बेड पर एक वृद्ध महिला लेटी हुई थी। वो देखा गया वो भी मृत है और वैसी कोई जाहिर चोट निशान नहीं है। दोनों शवों को पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र की महागुणपुरम सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तकरीबन 40 से 42 वर्षीय व्यक्ति ने इसी इमारत की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी। तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ बिखरा हुआ खून और मास्किली थड़े इस बात को बयां कर रहे हैं कि कितना भयानक यह हादसा रहा होगा। आप देख सकते हैं इसी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी राजवीर जो कि अपनी माता के साथ यहाँ इसी फ्लैट के भीतर रहा करते थे। ये ग्राउंड फ्लोर पे फिलहाल हम खड़े हुए हैं और ग्राउंड फ्लोर पे ही वो अपनी माँ के साथ रहा करते थे। और जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इतना ही नहीं, पुलिस ने जैसे अपनी तफ्तीश शुरू की उसके बाद इस घर को जब खोला गया तो यहाँ पर राजवीर की माँ, जो कि वृद्ध काफी वृद्ध बताई जा रही है, वो भी मृत अवस्था में यहाँ पर बेड पर पड़ी हुई मिली। प्रयागराज में प्रोफेसर राजेंद्र राय विश्वविद्यालय के छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सड़क पर नजर आया। बीए, बीकॉम, बीएससी और एलएलबी के छात्र यूनिवर्सिटी गेट पर धरने पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। छात्रों का आरोप है कि कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी कर बड़ी संख्या में उन्हें फेल किया गया। कई जिलों से पहुंचे छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। साहब से कहना चाहता हूँ, आपसे हम लड़ने नहीं आए हैं, ना आपसे भिड़ने आए हैं। आप एक हमारे गुरु हैं, हम आपसे मिलने आए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, जो बच्चा पास था उसे आप किस आधार पर फेल कर दिए, आप इसका जवाब दीजिए। जबरन फेल कर, और आज का आपने टाइम दिया था, आज आप मिल नहीं रहे हैं तो हम लोग किसके पास जाएं? अगर हम लोगों को आने से आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी बता दीजिए, हम लोग ना आए या तो हम लोग आत्महत्या करके मर जाएं। प्रदर्शन का कारण यह है कि लगातार पूरे दिनों बीसी साहब के साथ बैठक हुई। उन्होंने सोमवार तक आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हम कोई ना कोई फार्मूला अपनाते हैं और सभी पक्षों के पक्ष में निर्णय अपना जारी करते हैं, जो कि आज रात से निर्णय जारी हुआ। लेकिन समस्या ये है कि जो हम चाहते हैं सभी बच्चे इनके निर्णय से संतुष्ट नहीं है। गोरखपुर में ट्रैफिक जाम से राहत देने वाला बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरा होने की कगार पर है। ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलगंज तक बन रहा 6 लेन का फ्लाईओवर अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब 429 करोड़ की लागत से बना ये 2.6 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर 15 अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल फिनिशिंग का काम जारी है। इसे लेकर चालू होते ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। नहीं, डिले कोई नहीं है, ये टाइम पे ही है। आपका लखनऊ वाला जो मेन रोड है वो आपका मार्च एंड में पूरा खुल जाएगा और जो देवरिया की तरफ निकल रहा है वो हम 10 अप्रैल तक कर देंगे। तो ओवरऑल पूरा का पूरा 15 अप्रैल तक खुल जाएगा, पर लखनऊ वाला हम मार्च के एंड तक फिनिश भी कर लेंगे। तो अप्रैल मिड में कभी भी इसको हम लोग पब्लिक के लिए फिर इसको खोल देंगे।
आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहीं। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका स्वागत किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुई। इस मौके पर राज्यपाल और सीएम योगी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के दर्शन किए और आरती में भी वो शामिल हुई। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं। श्री राम यंत्र की स्थापना, श्री राम दरबार में आरती और रामलला के भव्य दर्शन। आज दिन भर बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में आयोजित किया गया था। श्री राम यंत्र की स्थापना का भव्य महोत्सव था और उसके बाद आरती में भी महामहिम शामिल हुई और उसके बाद आज उन्होंने दर्शन भी रामलला के किए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पिछले दशक के दौरान 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर निकाला गया है तथा ऐसे प्रयास के लिए किया गया ताकि वो गरीबी से मुक्त हो सके। राम राज्यों का आदर्श आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समरसता के उच्चतम मानकों को प्रस्तुत करना है। माता सबरी से प्रभु श्री राम का भावपूर्ण मिलन, निषाद राज से उनका स्नेह संबंध, युद्ध में काल भी बानर आदि का सहयोग लेना, जटायु, जाम्बवान और गिलहरी सभी को सम्मान तथा स्नेह और प्रेरणा प्रदान करना, ऐसे अनेक प्रसंग एक सर्वस्पर्शी तथा सर्वसमावेशी जीवन दर्शन को अपनाने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आस्था को पहले अंधविश्वास कहते अपमानित किया जाता था। अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था, लेकिन सैकड़ों साल के संघर्ष के बाद आज भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था, लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। और इसी दौरान सीएम योगी ने केरल से आई आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी अम्मा मुलाकात उनसे की। केरल से आए आध्यात्मिक गुरु माता अम्मा ने राम मंदिर में प्रस्तावित राम यंत्र स्थापना पर बड़ा संदेश दिया। कहा, सेवा ही मुक्ति का मार्ग है। इस संसार में कुछ भी हमारा निजी नहीं है, सब ईश्वर का है। राम यंत्र को बताया आत्म जागरण और आंतरिक शक्ति पहचानने का प्रतीक। अम्मा ने कहा, सच्चा ज्ञान मिलने पर जीवन की कठिनाइयां भी नहीं दिख पाती। अपने 1000 अनुयायियों के साथ वो अयोध्या पहुंची हैं। जिस तारीख का नोएडा ही नहीं पूरे पश्चिमी यूपी और दिल्ली एनसीआर को इंतजार था, उसका आज ऐलान हो ही गया। 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। यह दावा जीवर के बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कर दिया है। यह भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रमुख हवाई अड्डा होगा जो दिल्ली एनसीआर पर
जो दिल्ली का एयरपोर्ट है उस पर भी दबाव को कम करेगा। वह घड़ी आखिर आई गई। देश के प्रधानमंत्री जी ने जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि फाइनल कर दी है। 28 तारीख को जेवर और यहाँ के लोग तैयार हैं विश्व के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी के स्वागत के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए। मैं यहाँ के किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जेवर में विकास हुआ है और एक गौरवशाली क्षण 28 मार्च को इस जेवर को मिला है, उस गौरवशाली क्षण को ऐतिहासिक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के लोग अपने नेताओं की अगवानी के लिए इससे जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा शहर की जमीन को लेकर चल रहे कानूनी विवाद में यूपी सरकार को बड़ी जीत मिली। यूपी में इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2026 को सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नगर निगम द्वारा लीज पर दिए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके बाद अब यूपी की नई विधानसभा के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आगरा में गैस की किल्लत को लेकर गुस्साए लोगों ने गैस एजेंसी पर तोड़फोड़ की और साथ ही स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। मामला थाना अछनेरा क्षेत्र के कमला गैस एजेंसी का है। आरोप है कि 8 से 10 लोगों ने जबरन गैस लेना चाह रहे थे, जिनको लेकर उन्होंने एजेंसी में तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ मारपीट कर दी। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शेर बिहारी नाम का लड़का है, जाटव है वो, और उसने ये सब पूरा यहाँ पर जानबूझकर ये कांड किया। तो कुछ ऐलानिया धमकी भी देके गया है? ऐलानिया धमकी देके इसलिए गए, वो इस ऐलानिया धमकी ये बात की देके गया है कि मुझे गैस चाहिए, हर हालत में फ्री में गैस चाहिए। तो ये जो उसने बात कही है उसी की वजह से जब यहाँ पर निश्चित रूप से पिछले कई दिनों से बराबर सुबह से लेकर और शाम तक गैस बढ़ती है, किसी भी प्रकार की पूरे क्षेत्र के लोगों को किसी को कोई शिकायत नहीं है। कन्नौज में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जिसमें जिले भर में बिना अनुमति लगे लाउड स्पीकर्स हटाए गए और तय मानक से ज्यादा आवाज वाले उपकरणों की ध्वनि कम कराई गई। कार्रवाई के दौरान 15 अवैध लाउड स्पीकर उतरवाकर जब्त किए गए जबकि 62 की आवाज घटाई गई है। एसपी ने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सख्ती से किया जाएगा। आज सुबह 6-5 बजे से पूरे जनपद के चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी, सारे राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया जिसमें सभी धार्मिक स्थलों को चेक किया गया, जिसमें 62 लाउड स्पीकर ऐसे पाए गए जो अपनी मानक ध्वनि से अधिक चल रहे थे, जिनको आवाज़ कम कराई गई, और 15 ऐसे लाउड स्पीकर पूरे जनपद में पाए गए जो बिना परमिशन के अतिरिक्त रूप से लगाए हुए थे। चंदौली के मुगल सराय इलाके में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मचा। गुब्बारों में गैस भरते समय धमाके में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के मकानों को नुकसान पहुंचा और इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी। कुशीनगर में यूपी से बिहार जा रही तेज रफ्तार बस ने मासूम बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस चालक फरार हो गया। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने बस का करीब 20 किलोमीटर तक पीछा किया। पलरौना सिटी मॉल के बस को घेर कर रोक लिया। आक्रोशित भीड़ ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और बस के चालक की भी तलाश की जा रही है।